आपने महिलाओं का जिक्र किया तो एक अनप्लेजेंट चीज के बारे में बात करना चाहूंगी, महिलाओं के ऊपर ही है। कन्हैया ने कुछ आपत्तिजनक स्टेटमेंट की थी। देखिए, मुझे इसका आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि पिछले 5 सालों से मैंने और मेरी पत्नी ने झेला है। उन्होंने कहा कि जब आप धर्म युद्ध की बात करते हैं तो आपकी धर्म पत्नी रील्स बनाती हैं। जिस प्रकार का व्यवहार इन्होंने किया है, जिस प्रकार से मेरी पत्नी के मीम्स बनाना, उसके बारे में गंदी गंदी बातें लिखना, ये सारी चीजें शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे लड़ना है तो सामने से लड़ो। इन्होंने मेरी सारी तफ्तीश कर ली, लेकिन मेरे खिलाफ इनको कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मुझ पर पर्सनल अटैक चालू किए। मेरे पत्नी के खिलाफ इनकी ट्रोल आर्मी जिस प्रकार के आरोप करती है, कोई सभ्य व्यक्ति देखे तो शर्मिंदगी महसूस करे। आपने महिलाओं का जिक्र किया तो एक अनप्लेजेंट चीज के बारे में बात करना चाहूंगी, महिलाओं के ऊपर ही है। कन्हैया ने कुछ आपत्तिजनक स्टेटमेंट की थी। उन्होंने कहा कि जब आप धर्म युद्ध की बात करते हैं तो आपकी धर्म पत्नी रील्स बनाती हैं। तो आपको लगता है कि एक पर्सनालिटी पॉलिटिक्स कुछ ज्यादा ही हो गया? देखिए, मुझे इसका आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि पिछले 5 सालों से मैंने और मेरी पत्नी ने झेला है। 5 सालों से देखिए, ये मेरे खिलाफ कुछ नहीं निकाल पाए। सारी मेरे खिलाफ एजेंसियां लगा दी। मेरे बाल से लेकर नखून तक इन्होंने मेरी सारी तफ्तीश कर ली, लेकिन मेरे खिलाफ इनको कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मुझ पर पर्सनल अटैक चालू किए। मेरे पत्नी के खिलाफ इनकी ट्रोल आर्मी जिस प्रकार के आरोप करती है, कोई सभ्य व्यक्ति देखे तो शर्मिंदगी महसूस करे। लेकिन मैंने मेरी पत्नी को भी बोला, हम राजनीति में हैं, हमारे लिए पेशेंस इज अ वर्च्यू, संयम रखना होगा। आप संयम के साथ रहिए। झूठ की उम्र नहीं होती है और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं, महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो जिस प्रकार का व्यवहार इन्होंने किया है, जिस प्रकार से मेरी पत्नी के मीम्स बनाना, उसके बारे में गंदी गंदी बातें लिखना, ये सारी चीजें शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे लड़ना है तो सामने से लड़ो। ये कौन सा शिखंडी का युद्ध तुम लड़ते हो? लेकिन मैं इस मामले में बहुत संयमी हूं। मुझे लड़ाई समझती है, मैं इनको परास्त करता हूं। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की बात हो और मैं परिवारवाद की बात ना करूं तो इट्स रॉन्ग। पिछले 5 साल में 2 बारी पार्टियां टूटी, 2 बारी परिवार टूटे। इसका असर इस इलेक्शन में कैसे पड़ने वाला है? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि इस बात का अभी कोई असर रहेगा। पहली बात तो यह है कि महाराष्ट्र में पार्टियां तोड़ने का, जोड़ने का, फिर तोड़ने का, परिवार तोड़ने का, जोड़ने का, फिर तोड़ने का, इसके महारथी अगर कोई है तो शरद पवार जी है। 1978 से लेकर लगातार पवार साहब ने कितनी पार्टियां तोड़ी और कितने परिवार तोड़े, इसकी लिस्ट अगर हम निकालें तो उनको हमें पार्टी तोड़ने का और परिवार तोड़ने का भीष्म पितामह कहना पड़ेगा। भीष्म पितामह ये एक सेंस, अलग सेंस है। भीष्म पितामह बहुत बड़े व्यक्ति थे, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा। लेकिन ये जो 2 पार्टियां हमारे यहां टूटी, उन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि बीजेपी ने तोड़ी, लेकिन लोगों को अब सच पता है। जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों में एक प्रकार से परिवार की अति महत्वाकांक्षा, इसके कारण ये पार्टियां टूटी। उद्धव जी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए हमसे नाता तोड़ा। मुख्यमंत्री बनने के बाद आदित्य को सामने लाना चाहते थे, तो उन्होंने एक प्रकार से एकनाथ शिंदे जी को सफोकेट किया, उनकी राजनीति को समाप्त करने की कोशिश की। तो एकनाथ शिंदे जैसा व्यक्ति, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसके पास कोई चारा नहीं बचा, उनको बाहर आना पड़ा। इधर शरद पवार जी ने 30 साल से पार्टी संभालने वाले अजित पवार को डिमोनाइज किया, विलन बनाया, और विलन बनाकर अजित पवार जी की ऐसी परिस्थिति की, किस लिए की? सुप्रिया ताई को बनाना चाहते थे मुख्यमंत्री, सुप्रिया ताई को नेतृत्व देना चाहते थे।
और उसके कारण अजित पवार के पास कोई चारा नहीं था, वो बाहर निकले। तो ये जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, ये जो परिवार का झगड़ा है, इसके कारण ये पार्टियां टूटी है। तो लोग ये समझते हैं, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा।